नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 21 सितंबर के करंट अफेयर थॉट देखते हैं और इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ डिले हो गया है, यानी कि मॉर्निंग का इवनिंग हो रहा है, इवनिंग का नाइट हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चले। तो अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर एक चींटी चलती है तो उसके पीछे हजारों चींटियों का एक रेल की तरह चलती है। तो हमें इस तरीके से नहीं चलना है। अपनी एबिलिटीज को पहचानना है, अपनी कैपेसिटी को पहचानना है, अपने एम और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और फिर उस रास्ते पर चलते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में बात करेंगे, जो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, इस बार की थीम क्या है? तो थीम है शांति के लिए कार्य, हैशटैग वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। देखो, विश्व में शांति रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शांति रहता है तभी विकास की जो प्रक्रिया है वो हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। इस बात को याद रखेंगे। या फिर 2002 में हर साल सितंबर का जो तीसरा मंगलवार होता है उस दिन इस दिन को मनाने के बारे में बात कही गई थी। तो आप ये याद रख लीजिएगा, 21 सितंबर का दिन इंटरनेशनल पीस डे के रूप। वर्ल्ड अल्जाइमर डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 की? तो नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, इसके साथ में मनाया जा रहा है। ये एक लाइलाज बीमारी के रूप में हम इसे समझते हैं और सबसे ज्यादा ये महिलाओं को इफेक्ट करती है। अगर अल्जाइमर होता है तो इसमें ये एक तरीके से तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें हम अपनी जो मेमोरी है उसको खोने लगते हैं और स्पेशली इसमें बोलने और लिखने में, शब्दों को याद करने में प्रॉब्लम आने लगती है और अधिकतर महिलाओं में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ब्राजील के रियो डिजनेरियो में एक ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा हुई और इसमें गोल्ड मेडल जीता है। उसका नाम पूछा जा रहा है, तो गोल्ड मेडल जीता गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है एला वेनेल वलारिवन। ओके, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की रैंकिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। D9 स्पोर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दीपक चाहर। दीपक चाहर एक क्रिकेटर है भारतीय, और इन्होंने स्पोर्ट्स का जो बिजनेस है उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें कदम रखा है और इन्होंने D9 स्पोर्ट्स नाम से अपनी एक कंपनी को लॉन्च करा है। दीपक चाहर के बारे में बात करते हुए हम ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट से रिलेट करते हैं और इन्होंने जो ये अपनी कंपनी खोली है, स्पोर्ट्स कंपनी, इसमें 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इनके पिता सह संस्थापक हैं जिनका नाम है लोकेंद्र सिंह चाहर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। पीपुल्स G20 नामक ई बुक किसके द्वारा पेश की गई है? तो देखो, G20 का समिट हुआ है, भारत ने पूरे साल इसकी अध्यक्षता करी है और अभी इसका समापन भी हो गया है सितंबर के महीने में 9 और 10 सितंबर को। जैसा कि हम सब ने देखा, G20 की धूम नई दिल्ली में जिस तरीके से मची थी, तो इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है ई बुक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक है ना, कोई छपी वाली बुक नहीं है। तो इसका नाम है पीपुल्स T20। ओके, और ये किसके द्वारा पेश की गई है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है अपूर्व चंद्रा, जिनके द्वारा इस बुक को पेश किया गया है। ओके, अच्छा, इस बुक के बारे में बात करते हुए हमारे देश का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसमें काम करते हैं अपूर्व चंद्र, और इन्होंने 18 सितंबर को ये ई बुक पेश किया है। इसमें G20 से रिलेटेड जो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है। इस बुक में 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में 9 और 10 सितंबर की जो जितनी गतिविधियां थी उसको लिया गया है और जितनी भी कार्य समूह की पूरे साल बैठकें हुई हैं उसके बारे में बात की गई है और लोग किस तरीके से इस G20 से जुड़े, भारतीय लोग किस तरीके से G20 से जुड़े, इन सब बातों को लेकर इस बुक में चर्चा करी गई है। इस बुक को याद रखेंगे, ई बुक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट। भारत के मैप में अगर पश्चिमी तट को देखना चाहोगे तो ये वाला एरिया पश्चिमी तट कहलाता है, ये वाला एरिया पूर्वी तट कहलाता है। तो पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा ड्रिल
ऑपरेशन सजग का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो देखो ऑपरेशन सजग, ओके, इसको याद रखेंगे। ये स्पेशली जो तटीय सुरक्षा है, यानी कि जो हमारा तट रक्षक बल है उसको मजबूत करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। ओके, तो ये जो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा आयोजन किया गया है ऑपरेशन सजग का, इसके पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि किस तरीके से जो समुद्री इलाके हैं उसके जो तटीय एरिया हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, समुद्र के साथ कनेक्टिविटी स्थल का किस तरीके से सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, स्पेशली मछुआरों के लाइफ को सुधारने के लिए, जो मछली पकड़ने के लिए जो जिन तरीके से नौकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो कुछ भी मछुआरे इस्तेमाल करते हैं उसकी जांच करी जाए, उसका प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो। इन सब विषयों को लेकर ऑपरेशन सजग चलाया गया है। इसे आप देखेंगे तो जो मछुआरे हैं उनको बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी दिया गया है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो तटीय सुरक्षा से रिलेटेड मछुआरे हैं, यानी कि तटों पर जो मछली पकड़ते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिफाइन हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मछुआरों के लिए। देखो अब इसमें जो भी काम किया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो बायोमेट्रिक कार्ड जारी करा गया है। इसके बाद मछली पकड़ने वाली नौकाओं का रंग जो है उसको कोडिंग किया गया है, यानी कि जिस रंग का नौका है जिस भी मछुआरे के पास में उसकी कोडिंग करी गई है। और मछली लैंडिंग केंद्रों की व्यवस्था में जो एंट्री की व्यवस्था है या उससे एग्जिट की जो व्यवस्था है, वहां पर चौकियां लगाई गई हैं, जिससे कि जो भी आता जाता है उसका निरीक्षण किया जा सके। तटों का मानचित्र तैयार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को एक तरीके से समुद्रों में सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए नामित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है कि वो आकर वहां पर काम करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भारतीय तट रक्षक वाला एरिया है, पश्चिमी तट वाला एरिया, वहां पर ऑपरेशन सजग चलाया गया है और ये सारा काम किया गया है ऑपरेशन सजग के दौरान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IRIDA के बारे में। तो देखो IRIDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस क्षेत्र में साझेदारी की है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये IRIDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पार्टनरशिप करी गई है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ये, देखिए IRIDA के जो महाप्रबंधक हैं उनका नाम है भरत सिंह राजपूत, और महाराष्ट्र जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसके महाप्रबंधक है राजेश सिंह। तो इन दोनों के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुआ। देखिए जैसा कि 2070 तक भारत सरकार का ये मोटिव है, ये उद्देश्य लेकर आया गया है भारत सरकार के द्वारा कि जो नेट कार्बन का उत्सर्जन है उसको शून्य कर दिया जाएगा। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल है इस समझौते का। साथ में ही फाइनेंशियली जो कुछ भी हेल्प की जरूरत है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से करा जाएगा। ओके, साथ में आपको बता दूं कि IRIDA के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो उनका नाम है प्रदीप कुमार दास। आइए बात करते हैं एक्को के बारे में। ये एक बीमा कंपनी है और इसके द्वारा एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। इस प्रोडक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो इस प्रोडक्ट का नाम है प्लेटिनम स्वास्थ्य योजना। तो देखो जो एक्को प्लेटिनम हेल्थ प्लान है, देखो ये जो प्लेटिनम हेल्थ योजना है इसके तहत सबसे पहले तो 100% बिल का भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर आपने पॉलिसी ले ली है तो पॉलिसी के दौरान अगर आप बीमार पड़ते हैं और आप क्लेम करते हैं तो आपको 100% बिल का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा जो कमरे हैं, है ना, तो जो कुछ भी कमरे हैं उनके जो किराया है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप किसी भी तरीके के कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। और शून्य प्रतीक्षा अवधि भी है, यानी कि अगर आप पॉलिसी ले चुके हैं और आप किसी वजह से बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो अभियान चलाया गया है एक्को के द्वारा, इसका जो शीर्षक है उसका नाम क्या है देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामूली, ये टैग लाइन इसकी दी गई है। हम सब ने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी जो संतोष कुमार हिरानी की मूवी है। तो इनकी ही जैसे मुन्ना भाई का रोल होता है ना, तो उसी की टैग लाइन को लेकर स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामू, ये टैग लाइन ली गई है, यानी कि ये टाइटल लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा में गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है। तो यहाँ पर हम गोवा सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। यह है प्रमोद सावंत जी, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो गृहिणियां हैं इनके लिए योजना लेकर आई गई है। इसका नाम क्या है? गृह आधार योजना और चावत ए बाजार। ओके, देखिए इस योजना के तहत दो योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गृह आधार योजना के बारे में। तो गृह आधार योजना के तहत मैं आपको बता दूं कि जो गोवा है उसकी लगभग 1.5 लाख महिलाएं हैं, उनको लाभ मिलेगा। लाभ किस तरीके से मिलेगा कि उनको निःशुल्क तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी पंचायतों के माध्यम से। ठीक है, अब किस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो खाद्य पदार्थों को बनाना, उनकी पैकेजिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, और वो जो कुछ भी काम करेंगी उसका तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा डायरेक्ट उनके खातों में। तो इस तरीके से 11,500 नए स्वीकृत ऑर्डर वितरित किए गए हैं, जिसमें से 6,000 ऑर्डर सिर्फ उत्तरी गोवा से आए हैं। इस बात को समझ लेंगे। तो हमने बात करी गृह आधार योजना के बारे में। देखिए, चावत ए बाजार कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं कि चावत ए बाजार एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जो स्विगी से टाई अप है। यानी कि जो महिलाएं चावत ए बाजार कार्यक्रम से जुड़ेंगी, स्विगी के माध्यम से वो जो कुछ भी बनाएंगी, पैकिंग करेंगी, वो सब कुछ ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। यानी एक तरीके से ई कॉमर्स के माध्यम से जो गोवा की महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए, उनको एक प्रमुख रूप से उद्यमी बनाने के लिए काम किया जाएगा चावत ए बाजार कार्यक्रम के तहत। जैसा कि हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल, ये जो एक थीम लेकर वो आए हैं कि जो लोकल लोग हैं उनको किस तरीके से फेमस किया जाए, इस विचारधारा पर ये जो सिद्धांत है, ये जो कार्यक्रम है वो काम कर रहा है। ओके, क्लियर? आई होप कि आपने समझ लिया होगा, क्योंकि देखो इससे क्या होगा कि स्थानीय जो कारीगर हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके हाथ में कोई हुनर है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किसान ऋण पोर्टल, जिसको KRP बोला जाता है, घर घर KCC अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, जिसको विंड्स बोला जाता है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि किस तरीके से जो खेती है उसमें क्रांति को लेकर आया जाए। इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण जी और हमारे देश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा किया गया है। इसका मोटिव ये है कि किस तरीके से खेती में सुधार किया जाए, मौसम और जलवायु के अनुसार खेती की जाए और किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखकर नई टेक्नोलॉजी के साथ में किसानों को जोड़ा जाए। ओके, क्लियर? देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हम पहले किसान ऋण पोर्टल, जिसको KRP कह रहे हैं। देखो नाम में ही इसके ऋण शब्द है, पोर्टल है एक, इसका मतलब ये है कि किसान अगर किसी बैंक से ऋण ले रहा है, ब्याज उसको देना है या ब्याज के बारे में समझ विकसित करनी है, ऋण के बारे में कोई सुविधा है या गवर्नमेंट कोई पैकेज दे रही है, तो उन सब विषयों को लेकर किसान जो है सहायता ले सकता है इस पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि जो सरकारी विभाग हैं खेती से जुड़े हुए हैं वो सब किसानों को जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, जिसको विंड्स कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो सिस्टम है इसके माध्यम से पर्टिकुलर प्लेस पे कौन सा मौसम रहेगा, किस तरीके की बारिश हो सकती है, हवाएं किस तरीके की चल सकती है, इन सब विषयों के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जा सकती है। देखो यहाँ पर बात करेंगे घर घर KCC अभियान, KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। हर किसान के पास ये किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि अगर वो कोई खेती से रिलेटेड वित्तीय यानी फाइनेंशियल अगर कोई हेल्प चाहता है और किसी योजना से लाभ लेना चाहता है तो वो उसको आसानी से प्राप्त हो सके। मार्च 2023 में ये बताया गया था, जो हमारा कृषि मंत्रालय है उसकी तरफ से ये बताया गया था कि 8.85 लाख करोड़ रुपए की कुल लागत लगी है और साथ में 7.35 करोड़ सक्रिय KCC खाते हैं, यानी कि 7.35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडसइंड बैंक के साथ शुरू की गई पहल का नाम बताना है यहाँ पर आपको। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडस बैंक के साथ शुरू की गई पहल का नाम है स्किल्स ऑन व्हील्स। जैसा कि नाम से ही समझ में आ, देखिए हमारे देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री या जिनको हम कौशल विकास मंत्री कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। साथ में ही जो ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इंडसइंड बैंक के साथ में स्किल्स ऑन व्हील्स जो इनिशिएटिव है उसकी स्टार्टिंग करी गई। जो इंडसइंड बैंक है ये क्या करेगा, ये फाइनेंशियली ये जो स्कीम है जिसका नाम है स्किल्स ऑन व्हील्स, इसको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। और इसके तहत ये लक्ष्य लिया गया है कि आने वाले 5 सालों में जो महिला युवा हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और इनकी संख्या भी ले ली गई है, 60,000 ग्रामीण युवाओं को इसमें लिया गया है जो महिला है। अब इसमें इसके माध्यम से जैसा कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाएगा जिसके माध्यम से वो कोई ना कोई काम करके अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके। दूर दराज वाले इलाके में पहुंचने के लिए स्किल्स इंडिया मिशन चलाया जाएगा और इस मोबाइल इकाई के माध्यम से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जो आउटर एरियाज है वहां पर जाने में आसानी मिलेगी, क्योंकि एक तरीके के वाहन के रूप में हम इसे स्किल इंडिया मिशन को समझ सकते हैं। ओके, क्लियर। देखो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भारत में जो युवा हैं, है ना, उन तक स्किल डेवलपमेंट की सारा प्रोसेस पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में उनको रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ में वो कोई हुनर भी सीख जाएंगे। इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल में हुई थी 1994 में। संस्थापक का नाम है SP हिंदुजा, मुख्यालय मुंबई में है और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेजेंट टाइम में सुमंत कठपालिया है, इनका नाम याद रखें। ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी किसके द्वारा जारी की गई है, तो नाम याद रखेंगे एडिडास के द्वारा ये जर्सी जारी करी गई है। एडिडास ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें बताया मेन इन ब्लू। इसमें आप देखेंगे तो BCCI का लोगो, तिरंगा झंडा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि हम सबको पता है कि अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक खेला जाएगा भारत में और ये इसका 13वां संस्करण है, यानी कि 13 नंबर का एडिशन है जो खेला जाएगा। इसके अलावा ये भारत में लगभग 10 स्थानों पर खेला जाएगा, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, धर्मशाला और लखनऊ। ओके, क्लियर। भारत ने 1987, 1996 और 2011 में विश्व कप की सहमेजबानी भी करी थी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। अच्छा, 3 का ड्रीम ये भी अभियान चलाया जा रहा है। 3 का ड्रीम ये अभियान क्या है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका मोटिव ये है कि जो एक दिवसीय यानी कि जो वनडे वर्ल्ड कप है उसमें जीत हासिल करने के लिए भारत का जो सपना है वो उस सपने के प्रतीक के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो 3 का ड्रीम यानी कि जो तीसरा है वो भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। ओके, याद रखेंगे। तो कल की क्लास में जो कुछ पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सितंबर के आखिरी रविवार को क्या मनाया जाता है, तो बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के बारे में बात करेंगे, जो हर साल सितंबर के आखिरी जो हफ्ता होता है उसमें मनाया जाता है। इस बार 18 से 24 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सितंबर के महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है और जिसको हम बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं, यानी कि ये 24 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार की थीम क्या थी, तो सभी के लिए कान और सुनने की देखिए नॉन फंजिबल टोकन या फिर क्रिप्टो समुदाय का जो अंतर्राष्ट्रीय NFT दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो डेट याद रखेंगे 20 सितंबर को हर साल ये डेट जो NFT नॉन फंजिबल टोकन है इसके लिए एक डे मनाया जाता है। ओके, क्योंकि 20 सितंबर को ही पहली बार NFT के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा, तो जो हमारी पुरानी संसद है इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम पड़ जाएगा संविधान सदन। ओके, दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे धनंजय जोशी जी को नया जो अध्यक्ष है वो बनाया गया DIPA का।
पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, जो पेंगुइन रैंडम हाउस है ये एक तरीके का प्रकाशन हाउस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बुक पब्लिश्ड होती हैं। तो इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है निहार मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 में किसने पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो नाम याद रखेंगे, मुंडो डुप्लांटिस का। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया? तो बेलूर का होयसला मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। दक्षिणीय स्थापत्य कला, जिसको हम द्रविड़ स्थापत्य कला है, उस पर रिलेट करता है ये। और अभी 41वें, जो भारत का 41वां यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था शांति निकेतन, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। मोटो जीपी भारत ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ ये स्पॉन्सरशिप करी गई है। नोएडा का जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहां पर पहली बार ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाएगा भारत की तरफ से। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। नई संसद में पहले सत्र के दौरान लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को पेश किया गया है। अभी पेश किया गया है, पारित नहीं हुआ है। तो हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा ऐसा किया गया है। यानी कि जो राज्य विधानसभाएं हैं और संसद है, उसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल जो प्रदेश है उससे संबंधित योजना है, श्रमिकों के लिए बनाई गई योजना है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो पेमा खांडू। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, झींगा किसान कॉन्क्लेव 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, गुजरात का नवसारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। जीआई टैग प्राप्त मिठाई जिसका नाम है अत्रेयापुरम पुथारेकुला, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। गुड़ और चावल के द्वारा बनाई जाती है। ओके, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे। कल की क्लास में जो पढ़ा उसका भी रिवीजन कर लिया, और टेलीग्राम के लिंक पर ये सारा जो कंटेंट है आपके लिए उपस्थित है पीडीएफ के फॉर्म में, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए हमारा जो चैनल है वो बेनिफिशियल है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।